हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया था। अब हम लोग करते हैं क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी ऑन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो पहला करते हैं हम लोग इसमें आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी ऑन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें करते हैं। तो देखो, सबसे पहले टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका ऐसे होता है, एक बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड इसमें इस साइड होते हैं। तो इस बार जो लिगेंड होगा वो अब वही लिगेंड को बॉन्ड फॉर्म करना है। तो अब जैसे ये मेटल है तो उसके 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, तो लिगेंड क्या होगा, वो इधर से अप्रोच करेगा। तो जब इधर से अप्रोच करोगा तो इस बार कोई भी डी ऑर्बिटल जो होगा वो लिगेंड से सीधा इंटरैक्ट नहीं होगा। जैसे लास्ट बार क्या था, ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि जिधर वो बॉन्ड फॉर्म करता है लिगेंड उधर से आता है, तो इसलिए रिपल्सन ज्यादा फेल हो रहा था। इस बार बॉन्ड उसको इधर से फॉर्म करना है, तो इसलिए कोई भी जो आपका डी ऑर्बिटल जो होगा वो सीधा सीधा उसके मतलब डायरेक्टली सामने नहीं आएगा, तो उसको रिपल्सन जो एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा। पर इस बार क्या होगा, जो अलोंग द एक्सिस जो होते हैं ऑर्बिटल्स वो क्या होता है, लेस रिपल्सन फील करते हैं, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें क्या होगा डायग्राम इस बार। तो ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल। तो जब लिगेंड जब पास आएगा तो ओवरऑल पहले पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगा, सो एनर्जी विल इंक्रीज, ये आपके पास होगा। अब जैसे जैसे लिगेंड पास होगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो फिर जो ये जो डी जनरेटेड जो ऑर्बिटल है मीन जिनका सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। कौन कौन से पार्ट में, वन विल बी T2G। इस बार याद रखना है T2G को रिपल्सन ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो एक्सिस के बीच में आ रहा है। देखो, रिपल्सन तो वैसे ओवरऑल सबको कम फील होगा, पर वो क्योंकि एक्सिस के बीच में आ रहा है तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होंगे उनमें रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो T2G, और आपके पास सेकेंड सेट क्या होगा, सेकेंड सेट विल बी EG। तो EG में रिपल्सन कम होगा, T2G में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। T2G का मतलब है कौन से ऑर्बिटल का सेट होता है, DXY, DYZ एंड DZX। तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और रिलेटिवली इजी में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। सो दिस विल बी इजी, तो इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा ये। अब वही सेंटर पॉइंट विल बी जो मीडियम एनर्जी, जो मीन एनर्जी जो होता है दैट विल बी बैरी सेंटर। अब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा, नाउ दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो दिस एनर्जी गैप विल बी डेल्टा टी। डेल्टा टी, टी मीन्स टेट्राहेड्रल। अब देखो होगा क्या, ऊपर देखो आपके पास ये नीचे है ये वाला, ये 2 वो 3, तो इसलिए हम लोग इनिशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, दिस विल बी -3/5 डेल्टा टी। मीन एनर्जी को 0 लिया, इनका नंबर 2 है तो इसलिए एक तो पहले बार नीचे तो माइनस लेना पड़ेगा, इनका नंबर 2 इसलिए -3 किया, और ऊपर वाले में जो ऑक्टाहेड्रल में क्या तो उसी का रिवर्स कर रहे हैं। एंड अबव वाला क्या होगा, दिस विल बी +2/5 डेल्टा टी। तो ये हमारा एनर्जी डायग्राम होगा। डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये डेल्टा टी का फुल फॉर्म होगा। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें देखो और समझते हैं। तो डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 टाइम डेल्टा नॉट होता है। तो 4/9 मीन्स कि उसका जो है डेल्टा नॉट का नियरली ये 50% से भी कम है, नियरली 45% के आसपास है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कम क्यों होता है। तो देखो होता क्या है, लास्ट वाले में कितने लिगेंड्स थे, ऑक्टाहेड्रल में 6, यहाँ पे कितने लिगेंड्स है, 4। तो जब कम लिगेंड्स होंगे तो रिपल्सन एक्सपीरियंस भी क्या होगा, कम होगा। तो इस बार क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स लास्ट टाइम से कम है, लास्ट टाइम 6 लिगेंड्स थे, इस बार 4 लिगेंड है। सेकेंडली, लास्ट टाइम क्या था, जो लिगेंड होता है वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, तो उनमें रिपल्सन क्या होता था, ज्यादा होता था। इस बार क्या हो रहा है, जो लिगेंड वो एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहा है, तो इस बार रिपल्सन भी एक्सपीरियंस कम होगा। और उसका अगर आप एंगल को लेकर सॉल्व करोगे तो नियरली वो वैल्यू
2/3 टाइम आती है। तो लास्ट टाइम क्या था कि अलोंग द एक्सिस आ रहा था लिगेंड, तो रिपल्शन एक्सपीरियंस ज्यादा हो रहा था। इस बार बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो रिपल्शन एक्सपीरियंस क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे आपके पास होगा दिस विल बी डेल्टा नॉट, सो दिस विल बी 4/9 टाइम डेल्टा नॉट, ये इसका वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा है वो आपके पास क्या हो रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 50% से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या 50% से भी कम है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, सो इसमें क्या होता है, जो डेल्टा टी का वैल्यू होता है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। तो इस बार जो डेल्टा टी होगा वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। तो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जैसे अगर D4 D5 तो हम लोग पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, सो पेयरिंग इज नॉट प्रिफर्ड, ये ऑलवेज होगा। कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग, सबके लिए ऐसा होगा। सो पेयरिंग इज नॉट प्रिफर्ड, हम लोग यहाँ पे पेयरिंग को प्रिफर नहीं करते हैं। तो जैसे अगर आपके पास D4 आया, मान लेते D4, तो इसमें नीचे जाने के लिए इजी है, तो क्या होगा, इजी 1,1 एंड T2G 1,1। तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग को करना प्रेफर नहीं करते। तो क्या याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में स्ट्रॉन्ग और वीक दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने लिगेंड्स को। पर टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होता है डेल्टा टी, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी, वो पेयरिंग एनर्जी से हमेशा कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग कभी नहीं कराते। तो इसलिए इसके केस में क्या होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो चाहे वीक लिगेंड लो, आपको पहले सिंगल सिंगल फिल करना है सबको, फिर उसके बाद पेयरिंग करना है। मैं रिपीट करता हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, क्योंकि ये वैल्यू कम आ रही है, तो आपको पहले सबको सिंगल सिंगल फिल करना है, उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। इसमें पेयरिंग आपको पहले नहीं करनी है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, पर टेट्राहेड्रल के केस बहुत सिंपल है, पहले सबको सिंगल फिल करना है, उसके बाद आपको उसमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इंडिविजुअल एनर्जी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो D4, अभी इसका एनर्जी मान लो निकालना है, तो देखो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले की एनर्जी -0.6 डेल्टा टी, इस बार डेल्टा टी ना, ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू 0.4 डेल्टा टी, सो दिस विल बी -0.4 डेल्टा टी। तो ये इसका एनर्जी होता है। तो हम लोगों का क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों का नया टॉपिक है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेन में 4 लिगेंड्स होते हैं, ऊपर और नीचे वाला गायब हो गया। मीन्स जैसे आप समझ लो पहले ऑक्टाहेड्रल क्या था। देखो ऑक्टाहेड्रल में एक प्लेन में 4 होते थे, 4 इन वन प्लेन, एंड 1 इज अबव एंड 1 इज बिलो, ये होता था ऑक्टाहेड्रल। अगर आप ऑक्टाहेड्रल में इसको और इसको हटा दो, तो ये जो बचेगा ये आपके पास क्या होगा, यही होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्योंकि वही एक्सिस है, तो फिर इस बार जो लिगेंड का जो अप्रोच होगा फिर क्या होगा, अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लिगेंड जो होता है, लिगेंड अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। तो लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को कैसे अप्रोच करेगा, एक्सिस के अलोंग। तो इस समझ में आ रहा है, इसमें भी जो लिगेंड जो अप्रोच करने वाला है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करने वाला है वो। तो लिगेंड को फिर से भाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले सबका एनर्जी बढ़ाते हैं, और इस बार वही एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा। तो जो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे, ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और जो बिटवीन द एक्सिस होंगे वो कम एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस बार क्या होगा, ऊपर जो होगा अगेन T2G, एंड नीचे जो होगा दिस विल बी इजी। अब देखो, अब आपके पास हो क्या रहा था, हम पहले आप देख लो। देखो आपके पास क्या था, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो हमने ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि जेड एक्सिस को हटा दिया, तो जेड एक्सिस को हटा दोगे, जेड एक्सिस को,
तो अभी क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि जो लिगेंड जो होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग से नहीं आता है। मींस एक प्लेन में, प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे लिगेंड एक्स एक्सिस से आएगा और वाई एक्सिस से आएगा। इस बार लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा क्योंकि आपको एक प्लेन ही लेना था। अगर लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा तो जो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस के अलोंग है वो इस बार कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, इस बार लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग है इस बार वो रिपल्शन कम एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे आपके पास ये एक्चुअल में उल्टा हो गया, यहां पे अलोंग द एक्सिस वाला ऊपर होगा डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड टी टू जी नीचे होगा, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब देखो जो जेड एक्सिस के लॉन्ग के जो ऑर्बिटल वो कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ऑर्बिटल्स नहीं आने वाला। तो यहां पे ये दो ऑर्बिटल भी क्या होगा, दो पार्ट में देखो डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या होगा, लिगेंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो जो डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में, तो उनको तो रिपल्शन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। पर ये जो डी एक्स वाई होता है ये तो है एक्स वाई प्लेन में, भले एक्सिस के लॉन्ग ना हो पर एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये भी अच्छा खासा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। इतना तो नहीं करेगा पर अच्छा खासा रिपल्शन ये भी एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर अब आपके पास देखो क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल है ये भी आपके पास क्या होगा, फिर से स्प्लिट कर जाएंगे और इसमें जो डी एक्स वाई जो होगा, क्योंकि लिगेंड एक्स और वाई प्लेन में अप्रोच कर रहा है तो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर, और बाकी जो बच गए तो वो आपके पास होंगे डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये होगा। तो अब देखो आपके पास क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप जो होता है वही होता है डेल्टा एसपी। यही क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये होता है वैल्यू। अब देखो ऐसा होता है कि इसको कई बार डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 लिखा जाता है। इनमें कौन कम होगा कौन ज्यादा, इसके बारे में आप कुछ क्लियर कट नहीं कर सकते, पर वही कि ये गैप ये गैप ये गैप में कुछ फिक्स नहीं होता कौन कम है कौन ज्यादा है। कई बार ये ज्यादा होता है ये कम होता है, कई बार ये कम होता है ये ज्यादा होता है, आप एग्जैक्टली कुछ नहीं कर सकते इसमें। पर हाँ यहाँ पे जो डेल्टा एसपी जो होता है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1.3 टाइम होता है डेल्टा नॉट। तो ये जो वैल्यू है, जो डेल्टा एसपी जो है वो डेल्टा नॉट से भी 1.3 टाइम ज्यादा होता है। इस बार देखो आपको खुद देख के लग रहा है गैप देखो ज्यादा हो गया। तो क्या होता है आपके पास स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्क्वायर प्लेनर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। और इस वजह से क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या होता है, लिगेंड हमेशा कैसा बिहेव करता है, आपका स्ट्रॉन्ग के जैसे। मींस देखो यहाँ पे तो पहली बात क्या है कि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, और मतलब यहाँ पे पहले अच्छा चलो लिख लेते हैं, दिस इज 1.3 टाइम डेल्टा नॉट ये होता है। तो यहां पे क्या होता है, ये वैल्यू हमेशा पी से ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एसपी जो होता है, जो डेल्टा एसपी होता है वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा ऑलवेज। ये बात कर, ये फिक्स, ये कभी नहीं बदलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, सो पेयरिंग इज ऑलवेज प्रिफर्ड। तो इसके केस में हम लोग पेयरिंग को क्या करते हैं, हमेशा प्रेफर करते हैं। मींस जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है तो पेयरिंग को हमेशा प्रेफर करते हैं, हम लोग हमेशा पेयरिंग को ट्राई करते हैं। और जब आपके पास क्या होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो हम लोग पेयरिंग को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मतलब यहाँ तक फिल करते हैं, इसको लास्ट में फिल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो कि देखो ऑक्टा, आपको जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक उसको याद रखना। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है,
सारे के सारे लिगेंड में कुछ मतलब सारे लिगेंड में कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या था, कभी भी पेयरिंग नहीं कराना है, तो वहां पे सारे लिगेंड वीक लिगेंड के जैसे एक्ट करते हैं। और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सारे लिगेंड जो होता है वो कैसा एक्ट करते हैं, लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे एक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं जो ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है लिगेंड आपको मिले स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये केस स्पेशली आपको मिलेगा PPS3 के लिए। तो आपको मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर आप इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो टॉप से थर्ड या फोर्थ ही है। पर इसके बाद भी ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाना बहुत प्रेफर करता है एज कंपेयर टू स्क्वायर प्लेनर। देखो होता क्या है, अगर एक प्लेन है, देखो प्लेन में 4 बड़े लिगेंड को जोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। बट मतलब क्योंकि प्लेन है 2D है, अब 2D में क्या है कि 4 बड़े लिगेंड को जोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। वहीं पे अगर आप टेट्राहेड्रल में जाओ तो देखो 3D में आ गया, तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर, सब दूर दूर है। तो वहां पे क्या होता है, बड़े लिगेंड्स को जोड़ना क्या होता है, बहुत इजी होता है। तो एक बात याद रखना है कि अगर लिगेंड्स का साइज बढ़ेगा तो कैसा भी लिगेंड हो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करना प्रेफर करता है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाता है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, PPS3, तो ऐसे लिगेंड नॉर्मली टेट्राहेड्रल ही फॉर्म करते हैं। तो एक बात याद रखना है कि एज साइज ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, मेटल प्रेफर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेटल प्रेफर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों? टू अवॉइड रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड। अगर बड़े बड़े मान लो प्लेन में बड़े बड़े 4 लगा दिए तो उनमें आपस में रिपल्सन होगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब 3D में क्या है कि दूर दूर हो गए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो लिगेंड्स के बीच को रिपल्सन को रोकने के लिए क्या होता है कि जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो मेटल होता है, वो कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद रखना है कि लार्ज लिगेंड के केस में कैसा भी लिगेंड हो, अगर लार्ज है तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला एप्लीकेशन तो यही होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। तो जैसे अगर मान लेते D4 है, सपोज करो D4 है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से D4 है तो स्ट्रॉन्ग के केस में आप पेयरिंग कर देते हो, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो वही √2 और 2 + 2 मीन्स √8, वो उसकी वैल्यू आएगी। और अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करना है, चारों अनपेयर्ड होंगे, तो फिर से आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, आप बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना और आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आ जाएगा। हम लोग इसके 2 अलग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो उसमें से देखो पहला क्या है, फर्स्ट इज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होता है। तो देखो होता क्या है कि वो जो डी जो ऑर्बिटल जो था, जिसको हम लोग बोलते थे पहले डी जनरेटेड ऑर्बिटल, अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज T2G एंड सेकेंडली इज इजी। ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G नीचे होता है, इजी ऊपर होता है। टेट्राहेड्रल के केस में इजी नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। मतलब कोई ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब देखो होता क्या है, जब लाइट क्या होता है कॉम्प्लेक्स पे गिरेगा, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है नीचे वाले आपके पास ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे उस पर लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कोई ना कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो मान लेते व्हाइट लाइट है, व्हाइट में से उसने एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्वेश्चन आता है कि उसका हमें कलर क्या दिखाई देगा। तो हम लोग उसके लिए एक रूल लिखते हैं आपके पास, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ, एक कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स हमेशा कलरलेस होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में
सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन इट विल बी कलरलेस। कलरफुल होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो याद रखना है कि फॉर कलर्ड कॉम्प्लेक्स देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लेते, जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक मेटल है मैंगनीज, ऐसे रैंडम एग्जांपल, मैंगनीज। मान लेते मैंगनीज का कलर आपके पास है पिंक, मान लेते पिंक कलर है। अब उसका कलर पिंक है, मान लेते हमने पिंक ले लिया। अगर उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है उसका जो कलर दिखाई दे वो दिखाई दे आपको डार्क पिंक। और वहीं पे अगर आपने 5 में से एक को पेयर्ड कर दिया तो कितने अनपेयर्ड बचे? 3, तो उसका कलर हो सकता है लाइट पिंक। तो जो कलर का जो इंटेंसिटी जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर विल बी डार्क कलर दिखाई देगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो उसका जो कलर होगा वो लाइट भी हो सकता है वो। तो ये बात ध्यान रखना, कलर की इंटेंसिटी भी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मतलब अनपेयर्ड नहीं होगा तो दैट विल बी कलरलेस। तो कलरफुल होने के लिए याद रखना है कि पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो हमको कलर नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग उसमें देखते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो देखो कैसे लिखा जाता है, VIBGYOR। तो हम लोग इसको कुछ पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं। ये तो अब देखो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल में एक सर्किल मान लेते मैंने बना दिया, एक जैसे समझ लो क्लॉक के जैसे। ये आपके पास में मतलब मैंने वॉयलेट और इंडिगो को एक साथ रखा है। अब देखो होगा क्या, अगर कॉम्प्लेक्स ने रेड कलर एब्जॉर्ब किया, मान लो अब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो तो डिपेंड करता है कि किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच में एनर्जी गैप। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और वीक लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप कम होगा। तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब होने वाला है ये तो लिगेंड पे डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन भी इसी पे ही आएगा कि 2-3 कॉम्प्लेक्स दे रहेंगे, आपको कलर गेस करना होगा। तो कलर गेस करने वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी गैप विल बी मोर, और अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी क्या होगी ज्यादा। जैसे आपको पता है कि इधर जाते हो क्या हो रहा है, लेमडा बढ़, अरे रेड का लेमडा सबसे ज्यादा होता है, तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो क्या हो रहा है, लेमडा बढ़ रहा है। अगर लेमडा बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, कम। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा सो एनर्जी गैप विल बी मोर, और अगर वीक लिगेंड होगा सो एनर्जी गैप विल बी लेस। अब देखो होगा क्या, माने तो एक लिगेंड है मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया। अगर रेड एब्जॉर्ब किया तो वो नीचे से ऊपर चला गया, तो देखो बाकी एब्जॉर्ब नहीं किया। आप समझो एक कॉम्प्लेक्स था, उस पर लाइट गिरा, रेड उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी एब्जॉर्ब नहीं किया। तो बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं किया उसने ये एब्जॉर्ब नहीं किया, तो जो कलर जो होगा वो इन सबको मिलके दिखाई देता है। मिलके दिखाई देने का मतलब ये है कि अगर वो सपोज करते हैं, अगर वो रेड कलर को अगर वो एब्जॉर्ब करता है, अगर वो रेड को एब्जॉर्ब करता है तो जो कॉम्प्लेक्स का कलर जो एपियर होता है वो नॉर्मली ग्रीन होता है। तो जो एब्जॉर्ब होगा वो उसका कलर नहीं होगा, वो उसका अपोजिट कलर दिखाई देता है। यही है आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर सपोज करते हैं उसने अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया होता, ब्लू, तो उसका जो कलर जो दिखाई देता है वो नॉर्मली क्या होता है, दैट विल बी ऑरेंज। तो अगर वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो नॉर्मली उसका कलर क्या दिखाई देता है, ऑरेंज। और ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यही अपोजिट होगा, मतलब अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज या रेड, मतलब रेडिश ऑरेंज भी हो सकता है। तो मतलब अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा सो विल बी ऑरेंज, और या फिर ऐसे मान लो यहाँ तो फिर रेड भी हो सकता है। तो मतलब ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज या रेड एब्जॉर्ब किया तो फिर ग्रीन या फिर ब्लू, कुछ ऐसा। तो इससे आपको थोड़ा कलर का आइडिया हो जाएगा। तो याद रखना अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा। एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, मतलब मान के स्ट्रॉन्ग लिगेंड सपोज करते CN, माने तो 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लेते आपके पास है एक FeCN6 4- एंड सेकेंड इज FeCN6 4-। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हो सकता है ये जो कलर एब्जॉर्ब करे वॉयलेट, माने तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी का विल बी मोर, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है एब्जॉर्ब करे वॉयलेट, अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो दिखाई कैसा देगा, येलो। तो इस कॉम्प्लेक्स का कैसा कलर हो सकता है, येलो। अब देखो ये कैसा लिगेंड, वीक लिगेंड है, तो हो सकता है कम एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो ये हो सकता है ये कैसे एब्जॉर्ब करे, ऑरेंज।
अगर ये ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो दिखाई कैसा देगा, ग्रीन। ये एब्जॉर्ब होगा तो वो दिखाई देगा, ये एब्जॉर्ब होगा तो ये दिखाई देगा, ये एब्जॉर्ब मतलब अपोजिट वाला करना है। तो लो कॉम्प्लेक्स के केस में लो एनर्जी एब्जॉर्ब करना है तो अपोजिट वाला उसका अपीयर होगा। तो जो एब्जॉर्ब होता है वो नहीं दिखता है, उसका अपोजिट वाला कलर क्या होगा, दिखाई देता है। तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो एक बात याद रखना है कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो नहीं दिखाई देता है, कलर क्या होता है उसका जो अपोजिट वाला होता है वो आपको दिखाई देता है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, कई बार क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल भी कलरफुल होते हैं। तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7, मतलब इसमें +7 है +6 दोनों में निकालोगे तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोथ हैव नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो दोनों के डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर हमको ये पता होता है कि ये तो पर्पल होता है और ये ऑरेंज होता है, हमको पहले से पता होता है ये ऑरेंज है पर्पल है। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कलर आता कैसे, तो यहाँ पे जो कलर आता है उसके लिए एक वर्ड आता है चार्ज ट्रांसफर। तो ये क्या होता है, बोथ कॉम्प्लेक्स आर कलरफुल ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो वो किसकी वजह से कलरफुल होते हैं, चार्ज ट्रांसफर। देखो चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है, अगर सेंट्रल मेटल एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे +5 +6 +7, और आसपास वालों पे अगर माइनस चार्ज है तो वो उनके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। तो मतलब क्या है, जैसे अगर मेटल पे बहुत ज्यादा चार्ज, जैसे +5 +6, जैसे Mn पे चार्ज क्या है देखो +7, तो मेटल पे बहुत ज्यादा चार्ज है, +5 +6 +7, आप लिखना चाहो तो खुद से लिख सकते हो। और इस पे कोई क्या है कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सब खाली है। तो जैसे Mn पे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो क्या करता है आसपास के जितने भी अनायन होते हैं उनसे माइनस ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो वो क्या करता है कि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो इस पे तो प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है, उस पे क्या है भाई, जैसे फजास रूल, कटायन जो होता है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, तो इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है और इस पे चार्ज माइनस, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या होगा अपने साइड खींच लेता है। तो ऐसा करने से कई बार क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब ये बहुत पावरफुल होगा, तो जब कम से कम इसकी स्टेट होगी +5, तो जब +5 +6 और +7 होता है मेटल पे, और मेटल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन लास्ट में नहीं होता, मतलब कोई भी उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो आपका किसी न किसी एनायन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जो भी एनायन प्रेजेंट होगा, Cl ऑक्सीजन जो भी उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कैसा दिखाई देता, कलरफुल। तो याद रखना है कि बोथ कॉम्प्लेक्स मतलब ये दोनों आर कलरफुल ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर वर्ड याद रखना है कि। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कलरफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लिगेंड से मेटल की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, चार्ज ट्रांसफर। तो ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स का कलर। अब हम लोग इसमें एक टॉपिक और कर लेते हैं जो आपके पास है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों का एक टॉपिक इसमें और है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो एक मेटल है और लिगेंड से मिलेगा तो बनाएगा Ml, आपके पास ये दिस इज Kf, दिस इज फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट देखो जितना ज्यादा होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होगा।
समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया, हो सकता है ना समझ में आया। आप इसको उल्टा करो, तो देखो उल्टा करने पे क्या होगा, m और nn, तो दिस विल बी डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम चाह रहे कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो, कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबल हो तो ये कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड में नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन का अपोजिट है। तो अगर केएफ का वैल्यू ज्यादा होगा तो जो केडी क्या होगा वो 1/kf होगा, तो केडी क्या होगा, कम। आप समझो, अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम से कम होना चाहिए। जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स उतना ही कम डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं करेगा। जे वैल्यू कब कम होगा, जब केएफ का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। तो जैसे जैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, और ये कम तो ये स्टेबल होगा, नहीं डिसोसिएट होगा। तो याद क्या रखना है कि जैसे जैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आपको मान लेते 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, पूछा है कि इनमें से बताओ कौन सा सबसे स्टेबल है, तो याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो क्या समझना है कि कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे क्या होता है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या फिर आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वही देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या ध्यान देना है, देखो ऐसा है कि मेटल पे होता है भाई पॉजिटिव चार्ज। हमने सेफ्टी में क्या समझा, मेटल को कटायन और इसको समझा अनायन। तो मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो लिगेंड के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर आप समझो अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और लिगेंड पे हमने क्या माना है, नेगेटिव चार्ज या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उनका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पहला पॉइंट है। तो क्या देखना है कि एस charge on metal increases stability of complex also increases। तो जैसे एग्जांपल, आयरन +2 से ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा आयरन +3। तो सेम है, मैंने सेम लिगेंड को रखा है, लिगेंड को मैं चेंज नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे मैं, ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ, अगर सबको चेंज करोगे तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिगेंड को सेम रख रहे हैं। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और +2 विल बी मोर स्टेबल देन +1, ठीक है। तो जैसे जैसे याद रखना मेटल पे क्या होगा, चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसमें फिर दूसरा पॉइंट करते हैं, देखो लिगेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग लिगेंड का मतलब ये कि उसका इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हाई है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी हाई होगी तो उतना ज्यादा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब जैसे मान लो सीओ, एक एग्जांपल सीओ भाई बॉन्ड बनाना चाहता है, सीओ को बॉन्ड बनाना है, सीओ बॉन्ड, अब आपने बॉन्ड बना लिया, अब आप उसको अलग करना चाहो तो इम्पॉसिबल है। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसको बॉन्ड को फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी हाई होगी, तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, तो उसको तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी। तो याद रखना है कि एज strength of ligand increases,
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स also increases. As strength of ligand increases, stability of complex also increases. Means strong field ligand के लिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वीक फील्ड ligand के लिए स्टेबिलिटी कम. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझ लेते, चलो कोई मेटल मान लेते आयरन. चलो FeCl6 -4 मतलब आयरन +2 वाला है, तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? Fe अमोनिया 6 +2, दोनों देखो +2 का चार्ज, तो से ज्यादा स्टेबल होगा अमोनिया, और इससे ज्यादा देखो स्टेबल क्या होगा? FeCl6 -4. तो देखो ओवरऑल चार्ज से कोई मतलब नहीं, +2 +2 +2, Cl से स्ट्रॉन्ग अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग Cl. तो जैसे जैसे लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो याद रखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म द मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स. तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड को फॉर्म करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं. तो जैसे जैसे लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, ये इसमें एक तीसरा पॉइंट करते हैं. अगर लिगेंड एक ही जैसा, जैसे कि अमोनिया, तो वैसे गैस में क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी डेंटिसिटी बढ़ती, जैसे मतलब पॉलीडेंटेड होता है, तो वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ता है. तो मींस क्या है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर stable complex as compared to monodentate ligand. तो क्या पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड. तो मोनोडेंटेड लिगेंड के कंपैरिजन में क्या होता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एक बात याद रखना है कि इसमें लिगेंड का नेचर एक ही होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि आपने कार्बन को नाइट्रोजन से कंपेयर कर दी, जहां पे एक ही टाइप का लिगेंड है. तो याद रखना है कि लिगेंड मस्ट बी सिमिलर. ठीक है, याद रखना है कि बहुत मतलब अलग नहीं होना चाहिए इसमें. लिगेंड मस्ट बी सिमिलर होना चाहिए, बात का ध्यान रखना है. तो अब देखो will form stable complex मतलब as compared to this. तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज चिलेसन इफेक्ट, या फिर इसको क्या बोलेंगे? दिस इज चिलेटिंग इफेक्ट. तो होता क्या है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड, और इसी को बोलते हैं दिस इज चिलेसन इफेक्ट. जैसे समझते हैं, आयरन लेते हैं, अमोनिया. देखो अमोनिया से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? En3 टाइप. En में भी, इथिलीन डाइअमाइन में भी कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन डोनेट करता है. पर यहाँ पे क्या बाइडेंटेड है तो रिंग बनेगा, और वहां पर रिंग नहीं बनना था. तो हम लोग बोलेंगे कि पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनो. पर याद रखना लिगेंड का नेचर नहीं बदलना चाहिए. इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? अरे इथिलीन डाइअमाइन, अरे वो था डाइथिलीन ट्राइअमाइन. तो इससे ज्यादा स्टेबल Fe डाइEn ट्वाइस और ये +3. अरे ये डाइथिलीन ट्राइअमाइन, इसमें ये ट्राइडेंटेड है. तो मोनो से ज्यादा स्टेबल डाई से स्टेबल ट्राई. ठीक है, मुझे याद रखना है मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हमेशा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हमेशा मोनो से ज्यादा स्टेबल होगा बाई. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है. मींस अगर आपके पास जैसे FeEn ये कॉम्प्लेक्स है, तो इससे ज्यादा स्टेबल होता है FeCO6+2 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज्यादा स्टेबल होगा. मैंने ऐसा कुछ भी, इसको +3 लिखा.
तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि पॉली वाला ज्यादा स्टेबल होगा मोनो से। मैंने कहा कि अगर एक जैसा लिगेंड होगा, सिमिलर लिगेंड होगा, तब उसमें केस में क्या होता है कि पॉलीटेंटेड लिगेंड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोनो। ठीक है ये। और अगर लिगेंड ज्यादा पावरफुल हो गया तब तो भाई क्लियर है, देखो ज्यादा पावरफुल लिगेंड है तब तो भाई पूरा पूरा क्लियर है, ये ज्यादा स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा। इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ये स्पेशली 3D सीरीज के लिए हो सकता है। 3D सीरीज में आप लेफ्ट से राइट जाओ, जैसे स्पेशली मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसमें क्या हो, चार्ज भी सेम हो, उसमें लिगेंड भी सेम हो, और उसमें स्टेबिलिटी पूछ ले। तो देखो याद क्या रखना है, जैसे कि मेटल और लिगेंड के बीच में हम लोग कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक। तो मेटल का जितना छोटा साइज होगा, मतलब जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना स्टेबल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ चार्ज ऑन मेटल एंड नेचर ऑफ लिगेंड आर सेम। हमने इसको नहीं बोला किसको, ना मेटल के चार्ज को और ना ही क्या नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड आर सेम, then as charge density on central metal atom increases, stability of complex also increases. तो as charge density on central metal atom increases, stability of complex also increases. तो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ेगा। याद रखना कि वैसे वैसे स्टेबिलिटी आपको ऑटोमेटिक बढ़ता है इसमें। ठीक है ये। तो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब यहाँ पे साइज, तो साइज कम, देखो सेम चार्ज रखा है, सेम चार्ज होने के बाद देखो साइज कम होगा, देखो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज। अगर साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो 3D सीरीज के लिए जो साइज का ऑर्डर है, ये हम लोग देखो नॉर्मली डी ब्लॉक में क्या होता है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो +2 के लिए कर रहे हैं, तो देखो ये साइज का ऑर्डर है, Mn+2, उससे छोटा Fe+2, उससे छोटा CO+2, उससे छोटा Ni+2, उससे छोटा Cu+2, और उससे बड़ा Zn+2। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, साइज जिसका बड़ा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर Mn+2, उससे ज्यादा Fe+2, उससे ज्यादा CO+2, उससे ज्यादा Ni+2, उससे ज्यादा CO+2, उससे कम Zn+2। ये इसमें ऑर्डर होता है। जैसे समझ लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बना के देख लेते हैं। इसमें याद रखना है कि लिगेंड का नेचर, लिगेंड का नंबर भी सेम होना चाहिए। नंबर का सेम होने का मतलब कि 4 के केस में देखो टेट्राहेड्रल होता है, 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल। तो अलग अलग लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग होती है, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ लिगेंड मस्ट बी सेम। याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड मस्ट बी सेम, मतलब सब सेम है तब कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे Mn, कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, MnCl4 2-, तो उससे ज्यादा स्टेबल होगा FeCl4 2-, उससे ज्यादा स्टेबल होगा COCl4 2-, उससे ज्यादा स्टेबल होगा NiCl4 2-, उससे ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी ले सकते हो पर एक ही टाइप का लेना है, कोई भी ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर, अमोनिया, कुछ भी ले लो, COCl4 2-, और इससे कम स्टेबल होगा, एक्चुअल में कॉपर के जस्ट बाद ही आता है, और ZnCl4 2-। अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो सबसे ऊपर कॉपर है, फिर जिंक, फिर सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो याद रखना है कि अगर सेम चार्ज मेटल पे और नेचर ऑफ लिगेंड भी सेम है, तो वैसे केस में क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब कि जैसे जैसे साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा,
सो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्टेबिलिटी फिर क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी।